हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। पार्ट 49। आप लेकिन आपके पास एक मौका होगा, तब आपका क्या जवाब होगा, कहिए ना विनीत भैया। विनीत मधु के कहने पर मुस्कुराया और कहने लगता है, तुमने मुझे भाई कहा है तो एक बहन को भी उसके भाई के दिल का हाल पता होना चाहिए। इतना बोलकर विनीत वहाँ से चला गया और मधु की आंखों में एक चमक थी और वो जल्दी से रोशनी और मानवी के कमरे में आई और दोनों को अपना प्लान समझाने लगी। रोशनी और मानवी उसका प्लान सुनकर चौंक सी गई। मधु, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम जानती नहीं हो हमारे लिए ये कितना डेंजर होगा। खामोश रहो तुम दोनों, मैंने जो कहा है उसमें तुम दोनों का अगर मूड है मेरा साथ देने का तो हाँ कहो, वरना सब मैं अकेले ही कर लूँगी। नाराजगी से कहकर मधु ने और रोशनी मानवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगती है, मधु, अगर किसी को पता चला ना कि ये सब तुम्हारा किया धरा है तो सोचो तुम्हारी लाइफ में कितना बुरा असर पड़ेगा। मोहित और तुम दोनों के रिश्ते के बीच गलतफहमी आ जाएगी। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम दोनों मेरा साथ दोगी या नहीं। मधु की बात सुनकर मानवी कहने लगती है, मधु, तुम्हें क्या लगता है हमारे ये करने से क्या कोमल की शादी विनीत से हो पाएगी? होगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, होगी तब भी चलेगा और नहीं होगी तब भी चलेगा। कम से कम कोमल की लाइफ तो नहीं बर्बाद होगी। मधु ने आस भरी आंखों से बोली, जिसे मानवी और रोशनी दोनों उसका साथ देने के लिए मान गई। अगली सुबह शादी की तैयारी हो चुकी थी और दोपहर के बाद का शादी का मुहूर्त था और वीर की पूरी फैमिली उसे ढूंढ रही थी। यह बात कोमल की फैमिली को नहीं पता था कि वीर यहाँ नहीं है और उसे ढूंढने के लिए पूरी फैमिली कब से परेशान हो गई है। वीर की माँ हेमलता जी अपने पति से कह रही थी, ये वीर कहाँ चला गया। अगर रुक्मणी जी को पता चला ना कि वीर यहाँ नहीं है तो पता नहीं वो क्या करेंगी। प्लीज़ आप मेरे बेटों को लेकर आएं। हेमलता ने अपने पति से ये बात कह रही थी। वीर के पापा काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे और वो अपनी पत्नी की बात सुनकर गुस्से में कहने लगे, आपके बेटे का पहले से ही कैरेक्टर खराब है। एक तो मैंने बड़े ही मुश्किल से उसका रिश्ता यहाँ कराया और वो यहाँ से भी भाग गया। हेमलता, अरे आप यहाँ वक्त जाया मत कीजिए, प्लीज़ मेरे बेटों को लेकर आएं। वीर के पापा ये सुनकर गुस्सा हो गए और अपनी उंगली अपने पत्नी के ऊपर पॉइंट करते हुए कहने लगे, एक बात कान खोलकर सुन लो हेमलता, अगर तुम्हारा बेटा शादी के मुहूर्त से पहले नहीं आया ना तो मैं उसे अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर दूंगा। आपको अपनी प्रॉपर्टी की पड़ी है। एक तो सुबह से मेरा बेटा गायब है, उसे ढूंढने की बजाय यहाँ बहस करने में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। और इतने में तो लड़के कमरे में आए और कहने लगे, पापा, हमने वीर भाई के सारे दोस्तों से पूछ लिया और उन्होंने बताया कि रात को टेरेस पर पार्टी करने के बाद फिर नहीं देखा वीर को। ये सुनकर वीर के पापा का गुस्सा मानो जैसे आग की तरह बढ़ गया और वो अपनी जगह से उठते हुए कहने लगते हैं, जाओ और ढूंढो अपने आवारा भाई को, कहाँ चला गया। तुम सब एक बात याद रखना, वो मुझे शादी के मुहूर्त से पहले मेरे सामने चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वीर के पापा गुस्से में इतना बोलकर वहाँ से चले गए और इधर हेमलता का बुरा हाल हो गया था, क्योंकि वो अपने पति को अच्छे से जानती थी कि वो जो कहते हैं वही करके रहते हैं। इधर कोमल तैयार हो रही थी। मैम प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आप मुझे बताएं कि आपका मेकअप ठीक है या नहीं। कोमल उसकी बात सुनकर अपने ख्याल से बाहर आई और अपने आप को एक नज़र देखकर खुशबू से कहने लगती है, क्या फ़र्क पड़ता है मैं इस मेकअप में अच्छी दिख रही हूँ या नहीं। मैम, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं। कुछ नहीं, तुमने तो अपना काम अच्छा किया है, लेकिन शायद मैं अच्छी नहीं दिख रही, इसलिए इस मेकअप से भी मैं खूबसूरत नहीं लग रही। नो मैम, आप काफ़ी प्रीटी लग रही हैं, खूबसूरत ने मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसे सुनकर कोमल ने कुछ कहा नहीं और फिर से एक टक मिरर में देखती रही। इधर सबसे ज़्यादा खिला हुआ चेहरा मधु का था। वो सुबह सुबह काफ़ी जल्दी तैयार हो गई थी और शादी के मंडप में वो कुछ तैयारी अपने हाथों से खुशी खुशी कर रही थी।
रोशनी और मानवी के चेहरे पर तो 12 बजे हुए थे, क्योंकि काफ़ी सारे मेहमान अभी गार्डन में मौजूद थे और काफ़ी सारे तो गेट से होते हुए आ रहे थे, जिसे दोनों काफ़ी डरी हुई थी। मधु, तुम एक नज़र सामने तो देखो, अगर इन सब के बीच मोहित की फैमिली का हलवा बनेगा तो पक्का मोहित तुमसे डिवोर्स लेगा, अगर तुम्हारी करतूतों के बारे में पता चला तो। रोशनी ने मधु के पास आते हुए कहा। मधु ये सुनकर रोशनी को घूरने लगती है और वो कुछ बोलने ही जा रही थी कि उतने में मानवी कहने लगी, देख मधु, तेरा नाम आएगा तो ठीक है, लेकिन इस बीच मेरा नाम मत लाना, क्योंकि तुम हमेशा से हम सबको फंसाकर दूर हो जाती हो। मधु दोनों को घूरते हुए कहने लगी, तुम दोनों ना अपना मुंह बंद करो, समझी? अगर किसी को पता नहीं चलना होगा, फिर भी तुम दोनों की इतनी तेज आवाज़ से पता चल जाएगा। रोशनी और मानवी दोनों मधु की बात सुनकर चुप हो गई थी। फिर भी उन दोनों को डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इतने में मोहित सामने से आ रहा था। मोहित ने आज ब्लैक कलर का कुर्ता पहना था और उसके ऊपर ब्लू कलर का ग्रेड पहना हुआ था और ग्रेड पर ब्लैक कलर का डायमंड का ब्रोच, बाल सलीके से सेट किए हुए थे और आंखों पर ब्लैक गूगल्स और एक हाथ में मधु की दी हुई वॉच पहनी थी। मोहित का लुक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा और जब रोशनी की नज़र मोहित पर गई तो रोशनी मधु से कहने लगी, मधु सामने देख, मोहित आ रहा है। मधु रोशनी की बात सुनकर पीछे मुड़कर सामने की तरफ देखती है और मोहित को देखकर बस उसे देखते ही रह गई। मधु, क्या तुम सच में चाहती हो कि इतना हैंडसम पति तुम्हें डिवोर्स दे? रोशनी ने सामने की तरफ देखकर बोली, जिसे सुनकर मधु ने अपनी कोहनी रोशनी के पेट पर मारते हुए कहने लगी, अगर तुमने एक बार फिर से डिवोर्स की बात करी ना तो मैं अपने भाई की शादी किसी और से करा दूंगी, समझी? मधु, तुम कितनी मतलबी हो यार। रोशनी ने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहने लगी, वैसे ये मोहित है बड़ा अट्रैक्टिव, उसकी मस्कुलर बॉडी तो उसके पहने हुए कुर्ते पर भी उभर के आ रही है और उसका लुक, हाय, सच में कातिलाना है, सच मार ही डालेगा। मानवी ने अपना हाथ मधु के कंधे पर रखे हुए और ये सब बोल रही थी। मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो मोहित को देखते हुए ही दोनों से कहने लगी, तुम दोनों अपनी गंदी नजरें मेरे पति पर मत डाला करो, समझी? वो मेरा है, सिर्फ मेरा, यही तो, वो तुम्हारा है और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारा रहे तो पहले हमने जो रात में काम किया है ना, उसके सबूत मिटाओ ताकि कोई हम पर शक ना करे और हम आराम से यहाँ खड़े होकर तमाशा देख सके और तुम्हारा मोहित तुम्हारा रहे, वरना ऐसा ना हो कि अगले दिन तुम ये कहो कि वो मेरा था। मानवी उखड़े हुए लहजे से कहती रही। मधु उसे घूरने लगी और कुछ सोचते हुए कहने लगी, हाँ, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, तुम दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब मैनेज कर लिया है। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर रोशनी कहने लगती है, तुमने क्या किया, हमें भी बताओ, तुम दोनों को जानने की ज़रूरत नहीं है मैंने क्या किया है। मधु ने गुस्से में बोली और वहाँ से जाने लगती है। मधु ने अपने प्लान को अंजाम तो दे दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी डर लग रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि ये सब उसने किया है तो ना जाने क्या होगा। 2 घंटे बाद सारे मेहमान वहाँ मौजूद हो गए थे और सब अपनी अपनी जगह लेकर बैठ गए थे। शादी दोपहर को होनी थी तो जाहिर सी बात थी शादी के बाद ही लंच की अरेंजमेंट होगी। सारी तैयारी हो गई थी और अब शादी का मुहूर्त हो गया था। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और दूल्हे को मंडप में लाने के लिए कहा। ये सुनकर तो जैसे हेमलता और वीर की पूरी फैमिली के तो चेहरे पर 12 ही बज गए और उन सब की परेशानी सबके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। रुक्मणी जो मंडप के पास ही खड़ी थी, वो ये सुनकर हेमलता के पास आई और कहने लगती है, जाओ और वीर को लेकर आओ, कहाँ है वो, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा और अब शादी का मुहूर्त भी हो गया है। हाँ, वो अपने कमरे में है, मैं वीर को लेकर आती हूँ। इतना बोलकर हेमलता वहाँ से जाने लगती है। वो जितना हो सके उतना रुक्मणी से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर वो रुक्मणी के पास खड़ी रही तो रुक्मणी कुछ न कुछ पूछते रहेंगी। वीर की माँ फिर से कमरे में आई और कमरे में चक्कर लगाने लगती है। हे भगवान, ये लड़का कहाँ चला गया, इसका कोई आता पता ही नहीं है। हेमलता वीर के पापा को कॉल करती हैं। उधर से कोई जवाब ना पाकर वो कुछ सोचने लगती हैं।
जिससे शादी थोड़े टाइम के लिए रुक जाए। और वो कमरे से बाहर आई और फिर से गार्डन में आकर शादी के मंडप में चली आई जो स्टेज पर था, और रुक्मणी से झूठी मुस्कुराहट से कहने लगती हैं, आप वीर को थोड़ी देर लग सकती है, वो अभी तैयार हो रहा है। अरे कोमल तो कब से भी तैयार है, और ये वीर है कि अभी तैयार नहीं हुआ, अंशिका ने कहा, जो रुक्मणी के पास ही खड़ी थी। और हेमलता झूठी मुस्कान के साथ कहने लगी, वो क्या है ना, मेरा बेटा अपनी शादी में कोई खामी नहीं रखना चाहता, इसलिए उसे आने में थोड़ी देरी हो रही है। ओ ठीक है, कोई बात नहीं, रुक्मणी ने कहा, जिसे सुनकर पंडित जी कहने लगते हैं, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप लड़की और लड़की को बुला लीजिए। आप एक काम करिए रुक्मणी जी, पहले मंडप में कोमल को बैठा दीजिए, उसके बाद वीर आकर बैठ जाएगा। हेमलता ने बात संभालते हुए बोली, जिसे सुनकर फिर से अंशिका कहने लगती है, अरे ये क्या, ये तो उल्टा रिवाज हो जाएगा, पहले लड़के शादी के मंडप में बैठते हैं, ना कि लड़की। इस बार रुक्मणी को अंशिका का बीच में बोलना अच्छा नहीं लगा, और वो अंशिका की तरफ देखकर उसे आंखों से इशारा करती हैं चुप रहने का, और अंशिका रुक्मणी का इशारा समझकर चुप हो जाती है और हेमलता से कहती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप ये चाहती हैं तो यही होगा। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी मधु ये सब देखकर सुकून की सांस ले रही थी। जितनी मधु रिलैक्स लग रही थी, उतना ही रोशनी और मानवी को डर लग रहा था। और मधु रुक्मणी और हेमलता की बात सुनकर मन ही मन कहने लगती है, जाओ जाओ, दुल्हन को लेकर आओ। वैसे भी दुल्हन को अकेले ही फेरे लेने पड़ेंगे, क्योंकि दूल्हा तो यहाँ आएगा ही नहीं। कुछ देर बाद कोमल अपना भारी भरकम लहंगा लेकर बीच में चल रही थी, और उसके इर्द गिर्द उसकी सखियां चल रही थी। बीच में कोमल चल रही थी तो लेफ्ट राइट में सोफे रखे हुए थे, जहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे और कोमल की फ़ोटो ले रहे थे। कोमल ने अपनी नजरें नीचे की हुई थी और धीमे धीमे कदमों से आगे चल रही थी। चेहरे पर उदासी का पहरा छाया हुआ था और कदम भारी हो चले थे, मानो उसके पैरों में जान ही ना हो। फिर भी वो चलने की कोशिश कर रही थी। विनीत जो सबके साथ वहीं खड़े रहकर बातें कर रहा था, जब सबकी आवाज़ सुनी तो वो उसी ओर देखने लगा जहाँ से कोमल आ रही थी। कोमल को देखकर विनीत के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान आ गई, और अगले ही पल उसे याद आया कि आज तो कोमल किसी और की होने वाली है। यही सोचकर उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां कसने लगी थी, और उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, और उसे अफसोस होने लगा कि क्यों वो यहाँ से चला नहीं गया। अगर काम का बहाना बनाकर चला गया होता तो शायद उसे अपना ही प्यार किसी और का होने होते हुए न देख पाता। पर वो कल यहाँ से जा तो रहा था, लेकिन उसका दिल यहाँ से जाने को मान नहीं रहा था, और दिल के हालातों से मजबूर होकर वो यहाँ पर रुक गया। पर अब उसे अपने ही फैसले से अफसोस होने लगा था, क्योंकि अब उसे यहाँ रहकर एक घुटन सी महसूस हो रही थी। कोमल शादी के मंडप में जाकर बैठ गई और अपने दोनों हाथ आपस में बांधकर अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही थी, मानो अपने आप को रोने से रोक रही हो। वक्त गुजरता गया और देखते देखते कोमल को वहाँ बैठे हुए कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। फिर भी वीर आकर नहीं बैठा था, और रुक्मणी के पूछने पर हेमलता बस बहाना बना रही थी। अब तो रुक्मणी के जब्र का बांध टूट गया। पंडित जी काफ़ी बार कह चुके थे कि लड़के को बुला लीजिए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। इस बार रुक्मणी कड़क लहजे में लेकिन धीमी आवाज़ में वीर की माँ से बोली, तुम क्यों बहाने बना रही हो बार बार, जाओ और लेकर आओ वीर को। सबकी नजरें यहाँ हैं, और मुझे सबके देखने के नज़रिए से ही पता चल रहा है कि सब यहाँ बेताबी से देख रहे हैं, इसलिए अब कोई बहाना बनाए बिना तुम जाओ और बस वीर को लेकर आओ। हेमलता रुक्मणी की बात करने के लहजे से हड़बड़ा सी गई और हकलाते हुए कहने लगी, मैं अभी वीर को लेकर आती हूँ। इतना बोलकर हेमलता वहाँ से जाने लगती हैं, और काफ़ी सारे शादी में शामिल हुए लोगों के बीच बातें भी होने लगी। और ये सब देखकर मोहित, जो कि अपने डीलर के साथ बैठा हुआ था, इतना टाइम गुजर जाने के बाद वो अपनी जगह से उठकर मंडप तक आता है और अपनी माँ से कहने लगा, मॉम क्या हुआ,
अभी तक वीर आया क्यों नहीं। रुक्मणी ने गहरी सांस ली और कहने लगी, पता नहीं हेमलता बार बार बस बातें टालती रहती है। मोहित ये सुनकर कहने लगा, शायद हमें वहाँ जाकर चेक कर लेना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हुई है। रुक्मणी को मोहित की बात ठीक लगी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमें जाकर देखना चाहिए। मधु सबकी बातें आराम से सुन रही थी और चेहरे पर ऐसे भाव लाकर खड़ी थी जैसे कि उसे काफ़ी सारी चिंता हो गई। और ये देखकर मानवी उसे अपने कंधे से मारती हुई धीमी आवाज़ में कहने लगी, नौटंकीबाज, ये देख, अगर सबने वीर चुप हो जाओ तुम दोनों। अगर किसी को पता नहीं चलता होगा फिर भी तुम्हारे कारण सबको पता चल जाएगा। प्लीज़ यहाँ खामोशी से जो हो रहा है वो देखो। मधु ने अपने मुंह पर अपना हाथ रखते हुए ये बात कही थी। मोहित और उसकी फैमिली सब मंडप से कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चले गए। कोमल अपनी पोजीशन में अभी भी वहाँ बैठी हुई थी। कोमल के चेहरे पर कोई भाव नहीं। कमरे में वीर की माँ और उसकी फैमिली बैठी हुई थी। सबके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। हेमलता बेड पर बैठी थी, अपना एक हाथ अपने सर पर रखकर, क्योंकि हर जगह पर पता लगाया जहाँ जहाँ वीर जाया करता था, लेकिन उसका पता कहीं से नहीं मिल रहा था। और अब शादी का मुहूर्त भी निकला जा रहा था। हेमलता, अब हमें सबको सच बता देना चाहिए, वीर के पापा ने उदास होकर कहा। अपनी पत्नी से बोले, जिसे सुनकर बुझे हुए मन से कहने लगती है, बाहर काफ़ी सारे लोग हैं। अगर हमने सबको सच बताया ना तो पता नहीं हमारी इज्जत का क्या होगा। और ये वीर, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। तुम्हारे बेटे की तो बात ही मत करना, वो हमेशा ही ऐसा ही है। उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। बड़े मुश्किल से एक रिश्ता हाथ लगा था, उसने उसे भी ठीक से निभाया नहीं। वीर के पापा ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन नहीं, आपको तो उसकी शादी करनी थी, उसके बाद वो अपने आप सुधर जाएगा, यही आपके दिमाग का वहम था। देखा, आपकी गलती का नतीजा शादी होने से पहले ही वीर भाग गया। वीर के पापा ये सुनकर कुछ बोलने वाले थे कि दरवाजे से एक तेज आवाज़ आई। क्या वीर शादी से भाग गया? ये तेज आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रुक्मणी की थी। रुक्मणी की आवाज़ सुनकर वीर की माँ और उसकी फैमिली चौंक से गए और अपनी नज़रें दरवाजे पर की। रुक्मणी जी, आप? हेमलता ने लड़खड़ाए हुए जबान से बोली। रुक्मणी कमरे के अंदर आने लगी और उसके पीछे फैमिली मेंबर भी, जो वो भी कमरे में आ रहे थे। अभी अभी आपने क्या कहा? वीर भाग गया? आपके ये कहने का क्या मतलब है? आप मुझे बताएंगी कुछ? हेमलता अपनी रुआसी हो चली आंखें अपने पति पर टिकाती है और वीर के पापा उन्हें अपनी ओर देखते हुए देख अपनी पलकें झपका देते हैं। ये देखकर वीर की माँ रुक्मणी की तरफ देखती हैं और अपनी धीमी आवाज़ में कहने लगी, दरअसल बात यह है कि वीर कल रात से गायब। मेरा मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है इसका मतलब क्या है? आप उसे कॉल करिए और बुलाइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। रुक्मणी ने हड़बड़ी से में बोली। ये सुनकर हेमलता अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और फिर अपनी धीमी आवाज़ में कहने लगी, हमने हर जगह पर उसे ढूंढ लिया लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। रुक्मणी की ये सुनकर उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए और उसकी भौहें तन सी गई। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि आपका बेटा मेरी बेटी को शादी के मंडप में अकेला छोड़कर भाग गया है? रुक्मणी ने अपने दांत बींचकर कहा, जिसे सुनकर हेमलता उसकी ओर देखने लगी और कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बोल नहीं पाई। और रुक्मणी का गुस्सा वीर की माँ की चुप्पी से और बढ़ने लगा और कहने लगती है, कहीं आप सब ने मिलकर हमारी इज्जत के साथ खेलने का नाटक तो नहीं रचा था ना? नहीं रुक्मणी जी, कैसी बातें कर रही हो? वीर के यहाँ से इस तरह से चले जाने से हमारी इज्जत पर भी तो बात बन आई है। वीर की माँ ने रुक्मणी की तरफ आते हुए बोली। रुक्मणी अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा शरीर मानो कांप रहा था और उसे घबराहट होने लगी थी, क्योंकि बाहर काफ़ी सारे मेहमान थे और कोमल भी तो मंडप में अकेली बैठी हुई थी। हमारी इज्जत का क्या होगा अगर सबको पता चलेगा कि शादी नहीं होगी और मेरी कोमल, मेरी बच्ची। रुक्मणी के ये बोलते वक्त ओठ लड़खड़ा रहे थे और उसकी आंखों से ओस बह रहे थे। और मोहित अपनी माँ को इस तरह से देखकर आगे बढ़े और अपनी माँ को सहारा देकर वीर के पापा से गुस्से में कहने लगा,
ये क्या है? वीर कहाँ है? कहीं आप सबका पहले से प्लान तो नहीं था हमारी इज्जत उछालने का? वीर के पापा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, नहीं बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? वीर के जाने से हमारी भी तो बाहर इज्जत खराब होगी। वो भी तो सोचिए आप सब। और हम ऐसा क्यों सोचेंगे? और हम शर्मिंदा हैं वीर के यहाँ से चले जाने से। आपके वीर ने अच्छा नहीं किया। मेरी कोमल वहाँ अकेली बैठी है और आपके बेटे का कोई अता पता नहीं है। कहीं आपका बेटा किसी और के साथ भाग तो नहीं गया ना? इस बार मोहित के पापा ने गुस्से में कहा। मोहित की पूरी फैमिली गुस्से में थी और सदमे में भी, क्योंकि बाहर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। अगर सबको ये खबर मिल गई कि शादी वाले दिन ही दूल्हा गायब है तो न जाने क्या बातें बनेंगी और फिर न जाने क्या असर पड़ेगा कोमल की ज़िंदगी पर। हेमलता आगे आई और अपने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, देखिए, हम जानते हैं कि आगे जो भी होगा वो बहुत बुरा होने वाला है और हम इस बात पर बेहद शर्मिंदा हैं, लेकिन हम आपसे पार्टनरशिप नहीं तोड़ेंगे। इसका असर हमारे। हेमलता इतना ही बोल पाई होगी कि मोहित का गुस्सा मानो बरस पड़ा। आपको अभी बिजनेस डील की पड़ी है, जबकि मेरी बहन वहाँ अकेली मंडप में बैठी हुई है। मोहित को गुस्सा होते हुए देखकर औरों ने मोहित के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत रहने के लिए कहा। और रुक्मणी अपने आप को संभालती हुए कहने लगती है, हमें कुछ करना होगा। मैं अपनी बेटी को बाहर मंडप में अकेले तो नहीं छोड़ सकती और हमारी इज्जत के बारे में हमें सोचना होगा। इतना बोलते वक्त वो खिड़की तक आ गई थी और बाहर गार्डन का नज़ारा साफ साफ खिड़की से दिख रहा था। रुक्मणी कोमल को अकेली मंडप में बैठी हुई देखकर और ज़्यादा परेशानी में आ गई। रुक्मणी औरों और मोहित की तरफ देखकर कहने लगी, शायद हमें बाहर जाकर सबसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को बाहर यूँ अकेले बैठी हुई नहीं देख सकती। अंशिका रुक्मणी के पास आई और कहने लगती है, मॉम, हमें शायद थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। क्या पता वीर आ जाए। मोहित ये सुनकर गुस्सा हो गया और कहने लगता है, अब वीर आ भी गया तब भी कोमल की शादी उससे नहीं होगी। और वो भी मोहित की बात पर हामी भरते हुए यही कहने लगता है, जिस बात से रुक्मणी और चिढ़ गई और गुस्से में दोनों की तरफ देखकर कहने लगती है, तुम दोनों चुप रहो। एक तो पहले से ही तुम दोनों की शादी ऐसी हालत में हुई थी और ऊपर से मेरी बेटी वहाँ अकेली मंडप में बैठी है। अंशिका सही कह रही है, हमें थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। क्या पता शायद वीर आ जाए। वक्त मानो जिसे हाथ में नहीं था। बाहर गार्डन में सारे मेहमान के चहल पहल होने लगी थी। शायद उनको कुछ बुरा होने का अंदेशा हो गया था, लेकिन इस बीच कोमल जो मंडप में बैठी हुई थी उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो काफ़ी देर से एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी। कमरे में सारे लोग कुछ ना कुछ सोच रहे थे। तभी मधु कमरे में आई और परेशानी के भाव अपने चेहरे पर लाते हुए कहने लगती है, आप बाहर पंडित जी वीर जी को बुला रहे हैं। वो अब बोल रहे हैं कि शादी का मुहूर्त ज़्यादा समय के लिए नहीं रहा, तो जल्दी से जल्दी वीर को बुला लीजिए। और वो अपनी माँ की तरफ देखने लगा और कहने लगता है, मॉम, हमें अब सबको सच बता देना चाहिए। हम ऐसे ही कमरे में नहीं बैठ सकते। मधु ये सुनकर जैसे अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहने लगी, क्या हुआ? आप सब इतने उदास क्यों हैं? और वीर जी कहाँ हैं? अंशिका आगे आई और मधु को जल्दी जल्दी सारी बातें समझाने लगती है। और मधु अंशिका के बोलने के हर लहजे से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रही, मानो उसे तो सब बातें अभी पता चली हो। मधु के चेहरे के हर भाव मोहित बहुत गौर से देख रहा था और मधु पूरी बातें सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहने लगती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बाहर तो सब शादी होने का इंतजार कर रहे हैं। रुक्मणी भी मधु को गौर से देख रही थी और उसे औरों की शादी का ख्याल आया कि कैसे मोहित की शादी थी और 2 ही दिनों में मोहित की शादी ना होकर औरों और अंशिका की शादी हो गई। यही ख्याल आते ही रुक्मणी अपनी जगह से उठ गई, मानो उसने कुछ सोच लिया था कि आगे क्या करना है। और कुछ देर यूं सोचते रहने के बाद मधु से कहने लगती है, मधु, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मधु जो परेशान होने का नाटक कर रही थी, वो रुक्मणी की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाई और न समझी में कहने लगी, मदद? कैसी मदद? रुक्मणी मधु के पास आई और मधु के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगती है, देखो मधु, अभी हमारे घर की इज्जत का सवाल है और तुम अगर अपनी फैमिली की इज्जत बचाना चाहती हो तो हमारी मदद कर दो।
हाँ, लेकिन मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मधु रुक्मणी की बातों को समझ नहीं पा रही थी कि रुक्मणी कहना क्या चाहती है, और वो रुक्मणी के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करती हुई फिर से बोलने लगती है। बोलिए ना मॉम, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं कैसे अपने फैमिली की इज्जत बचा सकती हूँ? तुम अपने भाई से कहो कि वो कोमल से शादी कर ले। रुक्मणी ने बिना झिझक के बोली, जिसे सुनकर पूरे कमरे में जितने लोग मौजूद थे सब शॉक्ड रह गए, और मधु सबसे ज़्यादा शॉक्ड में थी। उसका भाई मतलब करण की शादी कोमल से। मधु के चेहरे की हवाएं ही उड़ गई थी ये बात सुनकर, तो जैसे उसे चक्कर आने लगे थे। उसे लग रहा था कि कहीं वो अभी बेहोशी ना हो जाए। रुक्मणी मधु को खामोश देखकर कहने लगी, बोलो मधु, तुम अपने भाई को मना लोगी ना कोमल से शादी करने के लिए? मधु रुक्मणी के इस तरह से झिंझोड़ने से अपने होश में आई, और तभी अपना सिर हाँ में हिलाती तो कभी ना में, और कमरे में जितने लोग मौजूद थे सबकी नजरें मधु पर टिकी हुई थी। और मधु के इस तरह से करने से किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो हाँ बोल रही है या ना। अंशिका अपने आप को बोलने से रोक नहीं सकी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।